अब देखेंगे नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जो बंग बंग विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था, उसके विरुद्ध लोगों ने भारत के अंदर एक सशक्त आंदोलन चलाया, विशेषकर उस समय के जो बंगाल प्रांत है, बंगाल प्रांत के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने यानी अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को लेकर के आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्थाओं का इसमें बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार पर क्या डाला जा सके दबाव। तो इस दौरान किस तरीके के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, कौन से और संगठन हुए, इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके बाद में हम लास्ट में किस तरीके से स्वदेशी जो आंदोलन है उनका प्रभाव बढ़ता है, इस प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक जो नीतियाँ उसको कैसे लागू करती है, जिसके अंदर मुस्लिमों को वो भड़का करके फूट डालो और राजगिरों की नीति के अंतर्गत मुस्लिमों को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करती है, जिसमें सर सैयद अहमद खान थे। दूसरे इसके बाद में और मुस्लिम उनका प्रतिनिधिमंडल मिलता है और आगे चल कर के मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इन सभी चीज़ों को इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब देखेंगे आगे। तो बंग बंग यानी बंगाल के विभाजन को लेकर के हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहिष्कार का मतलब है जो विदेशी वस्तु उनका क्या करना, छोड़ना, उनको उपयोग नहीं करना, उनकी खरीदारी नहीं करना, और स्वदेशी भारतीयों के लिए क्या करना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन के, यानी विदेशी वस्तुओं को तो छोड़ना, उनका त्याग करना था, और जो अपने ही देश के अंदर बनी वस्तुओं को क्या करना था, भारतीयों को उपयोग करना। इसको महत्वपूर्ण हथियार के रूप में भारतीयों ने इस बंगाल विभाजन के समय चलाया था। इसी कारण कहीं कहीं इसको स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी लिखा मिलता, वो एक ही स्वदेशी आंदोलन को या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। बम्बई, मद्रास और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए भी आंदोलन हुए। इस समय कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई, उनके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ उत्सवों के बारे में भी इस समय प्रयोग में लिया गया, कई सारी संस्थाओं का भी गठन किया गया था। तो इसमें कुछ राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक समाजसेवी संगठनों और क्या किया गया, जन समितियों का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत क्या थे, कुछ जैसी समितियां थी हम आगे चलकर इनमें देखें। 12 साल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थी जिन्होंने अपने विभिन्न आख्यानों का आयोजन किया, स्वदेशी गीतों को गाना इन्होंने प्रारंभ किया, कार्यकर्ताओं में नैतिक और शारीरिक उन्हें प्रशिक्षण दिया। अकाल और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्होंने क्या किया, सामाजिक सहयोग किया। कुछ ने नए स्कूलों की स्थापना की और कुछ ने जो स्वदेशी जो दस्तकारी उसके प्रशिक्षण के लिए कार्य किया था। यानी कुल मिलाकर के इन जो संस्थाओं ने जो देश के अंदर एक राजनीतिक चेतना जो जगाने का कार्य किया था, यानी जन सामान्य के अंदर इन्होंने राजनीतिक चेतना का प्रचार किया था। इन्होंने विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का क्या किया था, बहिष्कार। जो इंग्लैंड से आते थे इन सभी चीज़ों का क्या किया, बहिष्कार। विदेशी माल की दुकानों के ऊपर इन्होंने क्या दिया था, धरना दिया था। विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। यानी जो भी कुछ विदेशी माल रखेगा दुकानदार, उसका भी बहिष्कार किया। विदेशी कपड़ों की यहाँ क्या की गई, सामूहिक रूप से होलियाँ, यानी अपने साथ उपयोग न लेने के जो विदेशी चीज़ें थी उनको घरों से निकाल कर उनकी होलियाँ जलाना भी लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। इस तरीके से लोगों ने बहिष्कार को अपना मुख्य हथियार बना लिया था। विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों का भी सामाजिक बहिष्कार किया गया। अगर विदेशी कुछ लोग हैं जो विदेशी वस्तुओं को अगर खरीदेंगे भी तो भी उन लोगों का क्या किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। उनके साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं रखा जाएगा, उनके साथ खान पान नहीं होगा, ना ही उनका काम नहीं करेंगे। यानी कोई भी जो भी बाकी लोग हैं वो उनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। कोई हमारी जो सामाजिक निर्भरता पर आधारित जो हमारी व्यवस्था थी उसमें भी वो लोग उसको क्या करेंगे, सहयोग नहीं देंगे, है ना। तो जैसे धोबी कपड़ों को नहीं धोएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आगे हम पीछे देख चुके हैं, है ना। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले जो धार्मिक विवाह समारोह उसका बहिष्कार किया गया और ब्राह्मणों से भी अपील की गई, यानी कि ब्राह्मण ऐसे जो विवाह समारोह उसमें भाग नहीं ले जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या हो, प्रयोग होता हो। ऐसी चीज़ें धोबियों को कहा गया कि आप विदेशी कपड़े नहीं धोएं, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के ऊपर ही दृष्टिगत थी। इसके अलावा लोगों को सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देने और काउंसिलों से भी इस्तीफा देने को कहा गया था कि चारों तरफ से सरकार के ऊपर क्या बढ़ाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, सरकार के साथ में सहयोग नहीं किया जाए।
जनसभाओं में लोगों को स्वदेशी का मतलब है भारतीय वस्तुओं के उपयोग करने की क्या दिलाई गई, शपथ दिलाई गई थी। 1906 में स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। अब इसके जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, उन नेतृत्वकर्ताओं के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इस समय जब इनका संपूर्ण भारत के अंदर फैल गया और देश के अंदर और भी बहुत सारे उद्यम की स्थापना हुई और इन सभी चीज़ों का देश के हर भाग के अंदर अलग अलग लोगों ने क्या किया, इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इनमें से कौन कौन से थे उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे इस आंदोलन को जो बम्बई प्रेसिडेंसी है, तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी उसमें इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, एस.एम. प्रांजपे ने किया। पंजाब के अंदर जयपाल गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त, मुंशी राम, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाने गए, इन सब ने इसको क्या किया था, आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। और भी बहुत जगह पर क्या किया, इस आंदोलन को गति प्रदान की गई और देश के विभिन्न भागों के अंदर इसे नेतृत्व प्रदान किया। अलग अलग वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हम दक्षिण भारत की अगर बात कर ले तो भी चिदम्बर पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आंध्र चार्लू, जिन्होंने मद्रास के अंदर इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। स्वदेशी आंदोलन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी आत्मनिर्भरता। ये सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो सबसे मुख्य विशेषता थी वो आत्मनिर्भरता। इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के द्वारा वापस आत्मनिर्भर हमारी जो संस्कृति है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया गया। यानी हम कह सकते हैं इस जो स्वदेशी आंदोलन का नारा वो यही था, आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति की प्राप्ति करना था। इसके लिए ही जो अभी हम देखेंगे आगे और कुछ ऊपर भी संस्थाओं की देगी तो उनकी स्थापना की गई, ताकि हम किसी भी तरीके से क्या हो, इंग्लैंड के ऊपर या विदेशी ताकतों के ऊपर हम निर्भर नहीं रहे। इससे आर्थिक क्षेत्र में जो देसी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। अनेक कपड़ा मिले, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक एवं बीमा कंपनियों की इस समय क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। जिसमें पी.सी. राय यानी प्रफुल्ल चंद्र राय ने क्या किया था, बंगाल के अंदर जो एक केमिकल स्टोर की क्या की थी, स्थापना की थी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। और भी बहुत सारे लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर काम किया था, जिन्होंने जैसे साबुन, माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम, राष्ट्रीय बैंक आदि अलग अलग क्षेत्रों में इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसी समय प्रथम, ये भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में, रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में बनारस के अंदर हुआ। और इसी दिसंबर 1905 के अंदर जो कांग्रेस का एक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ था, बनारस के अंदर ही हुआ था। इस आंदोलन के जो परिणाम स्वरूप भारत में जो है ब्रिटिश माल की खपत में बहुत ही कमी आई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यही पड़ा कि जो व्यापारिक, मुख्य रूप से अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य आर्थिक था। यानी वो अपने आर्थिक हितों से प्रेरित होकर भारत आए थे और अपने आर्थिक हितों के कारण ही उन्होंने जो राजनीति के अंदर एंट्री कर ली थी। इसी कारण इस अधिवेशन का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजी जो माल है उसका बहिष्कार करना, उसे आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना। तो उसमें काफ़ी कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का इस समय विकास हुआ। यानी ये भी क्या हुआ, जो संस्कृति का एक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र ने भी स्वदेशी आंदोलन के अंदर मुख्य रूप से अपनी भूमिका को स्पष्ट किया था। जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, डी.एल. राय आदि ने देशभक्ति के गीत लिख करके क्या किया था, राष्ट्रीय ताकि जो भावना है उस भावना को जगाने का कार्य किया था, उसका विकास किया था। यानी उन्होंने इस तरीके के देशभक्ति के गीत लिखे जो आज भी इस बंगाल के अंदर गाए जाते हैं ना। तो दूसरी तरफ इस दिन हम देखेंगे जो इन दिनों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए और भी रचनात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जैसे इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा पक्का भी एक नारा दिया, यानी जो अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे उसकी जगह राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करेंगे। यानी जो साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक जो शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने क्या की, राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाएं स्थापित की। क्यों? इसका कारण यही था कि वे शिक्षा की तत्कालीन प्रणाली को राष्ट्रवाद से विमुख यानी अलग करने वाली मानते थे या कम से कम अपर्याप्त मानते थे। इसी कारण 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की गई थी। और बंगाल के जो विभिन्न जिलों उनमें भी राष्ट्रीय स्कूल स्थापित की गई। ऐसे ही कलकत्ता में एक क्या की, एक नेशनल कॉलेज खोला गया, यानी राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्राचार्य बाद में जाकर के कौन बने, अरविंद घोष को बनाया गया।
तो राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए, जो अभी मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना का निर्णय लिया गया। युवाओं और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में क्या किया? महत्वपूर्ण रूप से अपना योगदान दिया था। यानी जैसे इसमें युवाओं में छात्र थे, है ना, और महिलाओं ने भी क्या किया? मुख्य रूप से इनमें उन्होंने जगह जगह जाकर के लोगों को जागृत करने का कार्य किया था, स्वदेशी का प्रयोग किया था और साथ में स्वदेशी का प्रचार किया था। विदेशी जो वस्त्र बेचने वाली दुकानों के आगे इन्होंने क्या दिया था? धरना दिया था। सरकार ने इनको छात्रों को जैसे हर संभव दबाने का प्रयास किया था, लेकिन छात्र इससे पीछे नहीं हटे थे। जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे, उन्हें दंड देने के सरकार ने आदेश जारी किए, उनकी छात्रवृत्तियों को रोक दिया गया, उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया। लेकिन इन सभी कार्रवाइयों के होते हुए भी कईयों को पुलिस ने काफ़ी बुरी तरीके से पीटा, फिर भी लोगों ने यानी छात्रों ने क्या किया? झुकने से इनकार कर दिया, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वैसे ही महिलाओं का भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जो सभ्य जो मध्यम वर्ग था उसकी महिलाएं तो क्या थी? अब तक घरों में रहने वाली थी। तो वो शहरी मध्यम वर्ग की जो सदियों से घरों में कैद महिलाएं थी, उन्होंने जुलूसों और धरनों में शामिल हुई और जो अपने पुरुष साथी उनका कंधे से कंधा मिला करके सहयोग दिया। यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी बराबर रूप से सक्रिय रही थी। महिलाओं की सक्रियता के साथ में क्या हुई थी? जुलूसों और धरनों में शामिल हुई थी। अब देखो, वैसे मुसलमानों की हम बात करें तो अनेक मुसलमानों ने जो क्या किया, वो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। इनमें कुछ की बात करेंगे, जैसे वाजिद हुसैन, अब्दुल गफ्फूर, लियाकत हुसैन आदि मुस्लिमों ने क्या किया? नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन के अंदर भाग लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें मध्यम और उच्च वर्ग के अनेक जो दूसरे मुसलमान थे वो इस आंदोलन से अलग रहे। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेना तो दूर, इस अंग्रेज़ों का क्या किया था? समर्थन किया था इस आंदोलन को दबाने में। जैसे हम बात कर लें ढाका के नवाब की, तो उन्होंने ढाका का जो नवाब था, उन्होंने भारत सरकार को उस समय 14 लाख रुपयों का एक ऋण भी दिया था। और साथ में इन्होंने क्या किया था? अपने जो बंगाल का जो उस समय का विभाजन हुआ था, उस विभाजन का भी उन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। और वो चाहते थे कि पूरी बंगाल का गठन हो, ताकि उसमें क्या हो? मुसलमानों का बहुमत होगा। तो इस तरीके से ढाका के नवाब व दूसरे जो प्रबुद्ध वर्ग था, मध्यम वर्ग था मुसलमानों का या उच्च वर्ग था, उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाया और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को ही उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। तो अंग्रेज तो यही चाहते थे, है ना। तो इधर जो ढाका के अंदर जब लॉर्ड कर्जन ने भाषण दिया कि कहा, इनको मुसलमानों को विशेषकर संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बंगाल के विभाजन का हमारा कारण ये है कि पूर्वी बंगाल के मुसलमानों में ऐसी एकता स्थापित हो जाए जैसे कि पुराने मुसलमान सूबेदार और सम्राटों के समय देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमानों को इस समय एक दूसरे के प्रति खड़ा करने का कार्य किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के लिए भी काफ़ी सारे प्रयास किए गए, है ना। तो जैसे कि बाकी चीज़ें थी वैसे सामाजिक उत्थान के लिए भी इस समय कार्य किए गए। वो कौन से? जैसे अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था स्वदेशी बांधव समिति। इस समिति ने 22 साल के गाँवों में क्या किया था? इन गाँवों के उत्थान का कार्य किया। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को क्या किया था? जागृत करने का कार्य किया था। तो इन सभी बातों को लेकर के क्या था? ये आंदोलन ही बड़ा ही सक्रिय रहा था और इसका आंदोलन का जो प्रभाव है, जो भारतीयों के हर क्षेत्र को इन्होंने प्रभावित करने के लिए किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के इस बढ़ते हुए प्रभाव से सरकार बड़ी क्या हो रही? चिंतित हो रही है। सरकार चाहती थी इस आंदोलन को क्या करते? दबा दे, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको पॉइंट बताया। इसी कारण सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को खड़ा करने का प्रयास करने लगी। यानी जो सांप्रदायिकता की भावना थी, जो फूट डालो और जो राज करो की नीति थी, उस नीति को सरकार यहाँ क्या कर रही थी? बढ़ावा दे रही थी। तो इसी समय सरकार ने अलीगढ़ कॉलेज के जो प्राचार्य थे आर्चबोल्ड और तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो, इसका निजी सचिव था डनलप स्मिथ के प्रयास से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, क्योंकि इस संप्रदाय को बढ़ावा देना चाहते थे। इसी कारण वायसराय मिंटो इनकी सलाह पर ही इनको भेजा गया कि आप जाइए मुसलमानों से कहिए कि आप वायसराय से आकर मिलिए और इस तरीके की मांगे रखिए, तो क्या करेंगे? वायसराय आपका सपोर्ट। और इधर वायसराय को कह दिया आप आएंगे, तो दोनों की मिली भगत जब ये गए तो वायसराय बड़े खुश हुए कि आइए आपकी मांगे जायज़ है ना।
तो इन्होंने तो मुसलमानों का प्रतिनिधि मंडल मिला, तो उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने मांग की कि प्रतिनिधि संस्थाओं में मुसलमानों को राजनीतिक महत्व और साम्राज्य की रक्षा में उनकी देन के अनुरूप स्थान होना चाहिए, न कि उनके समाज की जनसंख्या का। तो इस तरीके से अंग्रेजों की ही जो चाल के कारण इसमें मुसलमानियाँ फंस गए और उन्होंने वही बातें जाकर के वहाँ सामने कही। और विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष मंडल, तो इसी से भी क्या होगा, जो सांप्रदायिकता बढ़ेगी और जो दोनों ही धर्मों के अंदर जो दूरियां हैं वो बढ़ने वाली थी। लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के आवेदन की सराहना की, करते उनकी मांगों को उचित बताया और यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन के बहुत अच्छा आप आगे, आपकी मांगे तो बढ़िया है यार। यानी क्या वो चाहते ही थे, क्योंकि इन सब की चाल थी कि वो चाहते थे हिंदुओं और मुसलमानों को 1857 की क्रांति उन्हें याद थी कि इसमें हम क्यों इतना संकट हमें झेलना पड़ा, क्योंकि हम हिंदुओं और मुसलमानों को नहीं लड़ा पाए। तो इसी कारण या किसी भी प्रकार का वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, इस कारण वो मुसलमानों को क्या कर रहे थे, उनके प्रति तुष्टीकरण की नीति कर रहे थे। इस आश्वासन के बाद सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिमों के लिए एक संगठन के निर्माण की पहल की थी और यही संगठन आगे जाकर के मुस्लिम लीग के रूप में यहाँ सामने आएगा। तो अब देखेंगे अब मुस्लिम लीग की स्थापना। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिमों के लिए क्या की थी, एक सभा की आयोजन किया था और इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया था। गठन किसने किया था मुस्लिम लीग का? सलीमुल्लाह खान ने किया था, है ना। या जो अंग्रेज सरकार जो थी ना, वो हिंदू और मुसलमानों को बांटने की नीति थी, इसके बारे में आगे पढ़ा, उसी का आगे चल करके ये परिणाम हुआ था। इस सभा में मुस्लिम लीग का गठन किसने किया? नवाब वकार उल मुल्क की अध्यक्षता के अंदर किया गया। यानी अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना और मुसलमानों के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना था। यानी अंग्रेजों की जो सांप्रदायिकता की नीति है उसमें ये मुख्य रूप से सहायक बन गई थी। ये कांग्रेस के बढ़ते हुए परिवार, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ा करना चाहती थी, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार के प्रति कांग्रेस का रुख बदल गया था और कांग्रेस निरंतर अपने अधिकारों, भारतीयों पर किए जाए शोषण आदि के ऊपर जब ज़्यादा जोर दे रही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, और फिर ये बंग बंग आंदोलन चल रहा था, तो इससे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कांग्रेस के विरोध में कोई ऐसी संस्था की खड़ी की जाए ताकि क्या वो दोनों ही आपस में क्या हो, लड़ते रहे और इससे ब्रिटिश को क्या हो, फ़ायदा हो। तो इसी के लिए उन्होंने एक संस्था की ऐसी गठन की जो नींव वो चाहते थे, तो वो थी मुस्लिम लीग के रूप में सामने आई थी। मुस्लिम लीग ने 1905 के जो बंगाल विभाजन का समर्थन किया और बंग बंग विरोधी और बहिष्कार आंदोलन का भी क्या किया, विरोध किया। यानी सभी प्रकार के क्या होगी, अंग्रेज सरकार का समर्थन करेगी। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने फूट और राजगुरु की नीति के माध्यम से ही भारतीयों को आपस में ही लड़ा करके क्या किया, उनको कमज़ोर करने का कार्य किया। इसी कारण वो काफ़ी लंबे समय तक भारत के ऊपर क्या करते रहे, शासन करते रहे। नहीं तो अमेरिका के अंदर उनको काफ़ी कम समय के अंदर के छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा था। और इसी सांप्रदायिकता और हमारे अंदर जो एकता की कमी और फूट के कारण सदियों तक भारत भी हर बार किसी न किसी विदेशी ताकत ने हमारे ऊपर क्या किया था, राज किया था। तो आज के पार्ट में इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे राजनीतिक आंदोलन जो 1907 से 1919 तक चलेगा और इसमें कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन है, कांग्रेस की फूट है 1907 में हुई थी, इसी से हम इसमें प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।